AF91 हिंदी। अध्याय 901। सबसे छोटा नोवा। स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश कारक सबसे सीधा था। इसने भी कोशिका स्तर तक बदलाव लाया, लेकिन ये लियोनेल के खून में था। आमतौर पर रक्त प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं और अंत में प्लेटलेट से बनता है। हालांकि लियोनेल के रक्त में कई तरह की अतिरिक्त विचित्रताएं थीं, जिनमें से एक में उसके स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश कारक की पहचान थी। चूंकि लियोनेल को नहीं पता था कि इसे क्या कहेंगे, इसलिए उसने उन्हें उल्लू कोशिकाएं ही कहा। लियोनेल का मानना था कि यह अनाम कोशिका ही थी जिसने उन्हें स्नोफोर्स के प्रति सहज आकर्षण दिया था, और लियोनेल के रक्त में ऐसी लगभग 50 ट्रिलियन कोशिकाएं थीं। और इन उल्लू कोशिकाओं में से प्रत्येक के भीतर एक विशेष कोशिकांग था जो लियोनेल को माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत याद दिलाता था। 21वीं सदी की पृथ्वी के एक सिद्धांत के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक जीवाणु था जिसे एक बड़ी यूकेरियोटिक कोशिका ने अवशोषित कर लिया था। परिणामस्वरूप दोनों अस्तित्वों में एक सह निर्भर संबंध स्थापित हुआ और उनका विकास साथ साथ जारी रहा। अंततः मनुष्य इन पूर्वजों से विकसित हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया अब कोशिका का शक्ति केंद्र बन गया है। जाहिर है, लियोनेल का शरीर बिल्कुल उन पुराने इंसानों जैसा नहीं था। आखिरकार तकनीकी रूप से उसका वंश पृथ्वी से 1/4 ही था और बाकी उच्च आयामों वाले लोगों से थे। नतीजा ये हुआ कि लियोनेल के शरीर के अंदरूनी हिस्से स्कूल में सीखे गए शरीर से बहुत अलग थे, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे थे। इसके अलावा उसके माइटोकॉन्ड्रिया संभवतः सबसे बड़े बदलावों में से एक थे, क्योंकि इंसानों में इनका होना जरूरी नहीं था। दरअसल अगर लियोनेल को अंदाजा लगाना हो तो ये माइटोकॉन्ड्रिया शायद स्ट्रोई स्टार उल्लू में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही थे। बेशक लियोनेल को यकीन नहीं था कि इस कोशिकांग को माइटोकॉन्ड्रिया कहना उचित होगा, लेकिन थोड़े से अवलोकन के बाद ये वास्तव में प्रकाश तत्व बल को हिम बल में बदलने के लिए जिम्मेदार था। जाहिर है, इन उल्लू कोशिकाओं में से हर एक को बदलने की कोशिश करना मूर्खता होगी। अगर लियोनेल इनके काम करने के तरीके को बदलना चाहता है तो उसे स्रोत बदलना होगा। उसे अपनी हड्डियों में झांकना होगा। लियोनेल जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता, उतना ही अपनी ही दुनिया में खोता जाता। उसे लगता जैसे सब कुछ उसकी मुट्ठी में है, लेकिन उसे ये भी अच्छी तरह पता था कि यह मानना कितना मूर्खतापूर्ण होगा कि चीजें इतनी आसान होंगी। इतिहास में कितनी चीजें सिद्धांततः तो अच्छी लगती थीं, लेकिन वास्तव में चढ़ने लायक असाधारण पहाड़ थीं। लियोनेल में आईना जैसी क्षमता नहीं थी, वह सिर्फ एहसास पर निर्भर नहीं रह सकता था। उसे हर चीज को शुरू से समझना था। उसके पास एक एक कदम आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि उसी समय लियोनेल को लगा कि उसने एक द्वार खोल दिया है जिससे होकर गुजरना उसके लिए संभव हो सकता है। लियोनेल को चांदी की पट्टिका का ख्याल आया। अगर ऐसा खजाना पाना संभव है जो इस दुनिया में लोगों को पुनर्जीवित कर सके, तो उसे यकीन नहीं था कि वह जीवन से भी कम बुनियादी चीज को उसके मूल तत्वों में नहीं तोड़ सकता। लियोनेल ने गहरी सांस ली। उसे इन बातों को फिलहाल एक तरफ रखना होगा। उसे इतनी जानकारी नहीं थी कि वह ऐसा कुछ करने की कोशिश भी कर सके। पहले उसे और जानकारी चाहिए होगी। इस बीच अब समय आ गया है कि वह अपने मेटल सिनर्जी लाइनेज फैक्टर के अगले चरण में प्रवेश करे। अल्पविराम। हम हलचल हो रही है। दूर दूर तक पहाड़ों जितनी ऊंची अगरबत्तियों की रोशनी बिखेरती एक जानी पहचानी दुनिया में बुजुर्गों के एक समूह को परिवार की किताबों में होने वाली हलचल का एहसास हुआ। बुढ़ापे में आगे तरक्की की कोई उम्मीद न होने के कारण उनका सबसे अच्छा मनोरंजन इन तरक्की को होते हुए देखने से होता था। यहाँ मोरालेस परिवार के अरबों सदस्यों को चित्रित किया गया था और लगभग हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता था। बस ज्यादातर समय ये सब अरुचिकर होता था, इसलिए ज्यादातर हलचलें नजरअंदाज हो जाती थीं। आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति की परवाह किसे थी जो अपने चरम से गुजर चुका था और वह ऐसी सफलता हासिल कर रहा था जो उसे सालों पहले मिल जानी चाहिए थी। ओह, ये तो अच्छा है। बुजुर्गों को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यह आंदोलन नोवा पीढ़ी से आया है, जिससे उनमें से कुछ उत्साहित हो गए। अगर दो मूवमेंट देखने में सबसे ज्यादा मनोरंजक होते तो वे सबसे पुरानी पीढ़ी के टैबलेट और सबसे नई पीढ़ी के टैबलेट होते। सबसे पुरानी पीढ़ी के टैबलेट के ऊपरी हिस्से के पास होने वाली मूवमेंट दुनिया भर में हलचल मचा देती थी। सबसे नई पीढ़ी नोवा जनरेशन के लिए कहीं से भी होने वाली मूवमेंट देखने लायक होती थी। ये याद रखना जरूरी है कि उत्तराधिकार युद्धों से पहले नामों को जन्मतिथि के आधार पर रैंक किया जाता था। उत्तराधिकार युद्धों के बाद ही उन्हें क्षमता और ताकत के आधार पर रैंक किया जाएगा। कुछ ही समय में बहुत सी निगाहें पुस्तक के सबसे नीचे लिखे नाम पर टिक गईं। ओह, ये फिर से लिटलेस्ट नोवा है।
कितना समय हो गया? 3 साल, उससे थोड़ा ज्यादा। पहले गेट से दूसरे गेट को खोलने तक जाने में इतना समय लगना थोड़ा धीमा है। सभी बुजुर्गों ने सिर हिलाया। तीसरा और चौथा आयाम व्यवहारिक रूप से प्रतिभाशाली युवाओं के लिए तेज दौड़ थे। सबसे तेज गति से कुछ को ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने ही लगते थे। पांचवें आयाम में चीजें धीमी पड़ने लगी और छठे आयाम में कदम रखने के बाद और भी धीमी हो गईं। लियोनेल की पहली सफलता को लेकर इतना ड्रामा हुआ था कि उसे इतना समय लगना थोड़ा निराशाजनक जरूर था। लेकिन चूंकि वह वारिस के उम्मीदवारों में से एक था, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान नहीं भटकाया। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। उसके संसाधनों की तुलना दूसरों से कैसे की जा सकती है? हम्फ, उस जिद्दी बदमाश ने विरासत की वस्तुएं अपने लिए चुरा ली, उन्हें और क्या संसाधन चाहिए? साफ है, जिस बच्चे की वे बात कर रहे थे वह अब लियोनेल नहीं था। और ये वाकई एक जायज बात थी। बेशक उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि लियोनेल असल में अंधाधुंध उड़ रहा था। इसके अलावा वह ऐसी दुनियाओं में था जहां बल घनत्व लगभग समान नहीं था, और इस बात का जिक्र भी नहीं कि उसने आयामी शुद्धि के बाद के हिस्से पाने के लिए इंतजार किया था। तुम्हें क्या लगता है इसमें कितना समय लगेगा? तुम्हें क्या लगता है कि इस बार भी वह सभी 9 दरवाजे खोल देगा? यह एक कठिन काम है, क्या आपको नहीं लगता? इस मुकाम तक पहुंचने में पहले ही 3 साल लग गए हैं। इसके अलावा दूसरे द्वार पर पहली कोशिश के लिए 7वें द्वार को खोलना काफी अच्छा है। बेशक किसी बुजुर्ग का काफी अच्छा कहना असल में कुलीनों में भी कुलीन वर्ग का ही संकेत था। सिर्फ यही स्तर काफी अच्छा मूल्यांकन के योग्य था। वह आभा, क्या बात है, मिला। ये आयामी शुद्धि का 5वां आयाम है, मुझे यकीन है। मैंने पहली बार कुछ नहीं कहा क्योंकि हर किसी के पास आयामी शुद्धि की तीसरी आयामी परत होती है और इसे एक उत्कृष्ट आधारभूत तकनीक माना जा सकता है। लेकिन यह बड़ों ने पलकें झपकाईं। उनमें से ज्यादातर ने डायमेंशनल क्लींज का इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल मिला उन गिने चुने लोगों में से थी जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया। किसी चमकते नाम की आभा से ऐसी चीज को पहचानना एक गहरी जान पहचान की बात थी। लेकिन इस अवलोकन का अर्थ इससे भी अधिक गहरा था। बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थीं। क्या? एक चीख सुनकर बुजुर्ग चौंक कर जाग गए और उनके सिर एक विशेष दिशा में मुड़ गए। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम बूढ़े हो गए हो? उस बुजुर्ग ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने नोवा जनरेशन टैबलेट की ओर अपनी झुर्रीदार उंगली बढ़ा दी। दूसरा द्वार। बुजुर्ग लोग सदमे में थे। कोई सोच सकता है कि ऐसा किसी अप्रत्याशित घटना के कारण हुआ होगा, शायद कोई चमकती रोशनी या हजारों सालों में न देखी गई कोई दुर्लभ घटना। लेकिन यह सच से कोसों दूर था। वास्तविकता को एक ही शब्द में वर्णित किया जा सकता है, कुछ भी नहीं। ये सही था, कुछ भी नहीं हो रहा था। चमकती रोशनियां मंद पड़ गई थीं, लियोनेल का आभामंडल गायब हो गया था और टैबलेट अपनी पुरानी अवस्था में लौट आया था। दरअसल इस बदलाव से बुजुर्ग इतने अवाक रह गए थे कि 5 मिनट बाद जब मोरालेस परिवार का एक और सदस्य आगे बढ़ने लगा तो उनमें से किसी ने भी उस तरफ अपना सिर नहीं घुमाया। यह इतना ही। ये बुजुर्ग मूर्ख नहीं थे। असफलता के कोई निशान नहीं थे। साथ ही लियोनेल के नाम में बदलाव इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता था, वह सफल हो गया था। मुद्दा ये था, आखिर इतनी जल्दी क्यों हो गई? उसे अपनी सफलता शुरू हुए कितना समय हो गया था? 1 मिनट, उससे भी कम। आखिर क्या हो रहा था? अगर पहले गेट से दूसरे गेट तक पहुंचने के लिए 3 साल की तैयारी धीमी थी, तो इतने कम समय में दूसरा गेट खुलना क्या मायने रखता है? अपनी पूरी जिंदगी में बुजुर्गों को याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा हो। उसका आभामंडल बहुत शुद्ध था, मिला ने धीरे से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले द्वार की टियनों में बहुत लंबा समय बिताया हो। लेकिन यह भी लगता है कि यह समझाने के लिए काफी नहीं है। मुझे लगता है कि उसने आयामी शुद्धि के सिर्फ 1 या 2 सितारे ही नहीं जगाए हैं। बुजुर्गों ने मिला की ओर देखा। आयामी शुद्धि का अभ्यास करने वाले गिने चुने लोगों में से एक होने के अलावा उसकी इंद्रियां भी सबसे तेज थीं। ये याद रखना जरूरी था कि लियोनेल की पहली सफलता के दौरान बुजुर्ग ये भी देख पाए थे कि उसने अपने नोट्स बनाने के लिए कितनी कोशिकाओं का इस्तेमाल किया था। अगर यह बात तब न होती जब मिला ने बताया कि लियोनेल डायमेंशनल क्लींज का अभ्यास करता है, तो वे सबका ध्यान भटक गया होता, तो वे भी इनमें से कुछ बातों को समझ पाते। हालांकि यह कोई सटीक विज्ञान नहीं था। वह अपने पिता की तरह ही पागल है। एक बुजुर्ग ने सिर हिलाया।
आयामी शुद्धि के साथ पांचवें आयाम में प्रवेश करने का मतलब होगा कि वह उस महत्वपूर्ण तारा परीक्षण जगत में किस स्तर पर प्रवेश कर गया है। तीसरे आयाम में क्या उसकी मृत्यु की इच्छा है? बूढ़ों के होंठ फड़क उठे। ये बहुत शर्मनाक था। अगर लियोनेल ने अपनी नींव किसी और तकनीक से रखी होती तो वह ट्रायल की दुनिया में ज्यादा ताकत के साथ उतर सकता था। तब शायद वह एक ही झटके में कामयाब हो जाता। अब अगर उसे बाकी सब चाहिए तो उसे अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। हालांकि ज्यादातर लोग तारों की खातिर आयामी शुद्धि की सिर्फ पहली 3 परतें ही चाहते थे, क्योंकि इससे उन्हें बनने में मदद मिलती। ये साफ था कि लियोनेल उस बिंदु से आगे साधना करना चाहता था। उसे सफलता प्राप्त करते देखे बिना ये कहना मुश्किल था कि उसने छठी या उससे ऊपर की आयामी परतें हासिल की हैं या नहीं, लेकिन उन्हें लगा कि संभावनाएं कम थीं। वह भाग्यशाली था कि वह अपनी जान बचाकर निकल गया। ये बदमाश हमेशा बेपरवाही से काम करता रहता है। अगर वह वारिस वॉस जीत गया तो मुझे लगता है कि हमें सालों तक सिरदर्द झेलना पड़ेगा। पहले लियोनेल ने केवल 6 नोट्स बनाने के बाद अपना पहला द्वार खोला। फिर वह तीसरे आयाम में स्थित महत्वपूर्ण तारा परीक्षण जगत में प्रवेश कर गया। और अब उसने 1 मिनट से भी कम समय में दूसरा द्वार खोल दिया था, अपने शरीर को धीरे धीरे बदलावों के अनुकूल ढलने का भी मौका नहीं दिया। लियोनेल को सिर्फ पहले गेट से ही कितना दर्द सहना पड़ा था। अब उसे एक साथ उससे भी ज्यादा दर्द का अनुभव हो रहा था। अगर वह पागल नहीं था तो फिर क्या था? हालांकि बुजुर्ग की बातों के बावजूद बूढ़े और औरतों का समूह अचानक हंसने लगा। वे इतनी जोर से हंसे कि मोरालेस परिवार की छिपी हुई दुनिया कांप उठी। पागल? मोरालेस परिवार में ऐसा कौन था जो पागल न हो? तारांकन। बुजुर्गों की सोच के विपरीत लियोनेल मौन ध्यान में बैठा था, मानो उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा रहा हो। पहले ये दर्द उसके लिए सचमुच असहनीय था, लेकिन अब उसके पास स्वप्न बोध था जिससे वह अपनी संवेदी अनुभूति को कई मनों में बांट सकता था। इस समय लियोनेल ने अपने लाखों मनों में से हजारों मनों का इस्तेमाल उस दर्द को कम करने के लिए किया था। बेशक वह और भी ज्यादा दिमाग लगाकर इस सब को लगभग नगण्य बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपने दर्द को पूरी तरह से कम करने की कोशिश ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह अपनी इंसानियत का एक टुकड़ा खो रहा हो। लियोनेल जैसे व्यक्ति के लिए यह एक दुर्लभ भावनात्मक फैसला था, जो आमतौर पर ऐसी बातों की परवाह नहीं करता था। हालांकि एक और कारण भी था। लियोनेल ने अपने दूसरे दिमाग को अपने शरीर के हर पहलू और उसमें हो रहे बदलावों को देखने की ओर मोड़ दिया था। वह देखना चाहता था कि अब जब वह अपने धातु शरीर के अगले स्तर में प्रवेश कर रहा है तो क्या बदलाव आ रहे हैं, रून्स की अंग प्रणाली कैसे विकसित हुई है, और यह उसके शरीर के अन्य वंश कारकों के साथ कैसे तालमेल बिठा सकती है, उन्हें दबा सकती है या उनके साथ सह अस्तित्व में रह सकती है। लियोनेल को शायद ही इस बात का अंदाजा था कि दूसरा दरवाजा खोलना उसके लिए कितना आसान था। लेकिन जाहिर है ये बेवजह नहीं था। एल्डर मिला का यह मानना भी सही था कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी, और कहा जा सकता है कि इसके 2 मुख्य कारण थे। पहली बात तो ये थी कि लियोनेल ने 5वें आयाम में कदम रखने से पहले ही 6 तारे बना लिए थे। उसके शरीर से सारी अशुद्धियां इस हद तक साफ कर दी गई थी कि वह लगभग एक नवजात शिशु जैसा हो गया था जिसने इतनी ऊंचाई पर कदम रखा हो। हालांकि दूसरा कारण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। लियोनेल को न सिर्फ 6 तारों की शुद्धि मिली थी, बल्कि उसे छठे आयाम के शुद्धिकरण जल से भी बपतिस्मा मिला था। दूसरे द्वार की तो बात ही छोड़िए, अगर उसे अभी तक अपने धातु शरीर को फिर से टियर 9 पर नहीं लाना होता तो वह शायद अब तीसरा द्वार भी खोल सकता था। शामिल करें। लियोनेल ने एक लंबी सांस छोड़ी, उसकी त्वचा पर नाचते रून्स मंद पड़ गए और फिर पूरी तरह से गायब हो गए। न केवल आंतरिक रूनों को अधिक मार्ग प्राप्त हुए, बल्कि वे अधिक मोटे भी हो गए तथा साथ ही उनमें कुछ जीवन भी आ गया। पहले लियोनेल के कांस्य रून स्थिर और अचल थे, लेकिन अब वे ऐसे धड़क रहे थे मानो उनका अपना हृदय हो। वे सचमुच ऐसे दिखने और काम करने लगे थे जैसे उनमें जीवन हो, मानो वे सचमुच कोई अंततंत्र हो। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि लियोनेल को लगा कि उसके दिव्य कवच में भी सुधार हुआ है। वह 5वें आयाम में मजबूती से प्रवेश कर गया था और उसमें गुणात्मक परिवर्तन आ गया था। नतीजा कुछ ऐसा हुआ कि लियोनेल की नजरें खुद ब खुद चमक उठीं। पिताजी सही थे। ये याद रखना जरूरी था कि लियोनेल ने अपने दिव्य कवच का निर्माण विकास अयस्क को आधार बनाकर किया था। इससे उसका चतुर्थ आयामी कवच अपनी क्षमता से कहीं अधिक शक्ति प्रदर्शित कर पाया, और अब ये पहले से भी ज्यादा शक्ति प्रदर्शित कर रहा था। लियोनेल की प्रगति से प्रेरित होकर खुद को बेहतर बना रहा था।
उसी समय लियोनेल को लगा कि उसके कवच की उन्नति के साथ साथ स्थानिक तत्व पर उसका नियंत्रण भी बढ़ गया है। पहले उसके लिए पांचवें आयाम की दुनिया में खुद को सिर्फ 1 मीटर भी विस्थापित करना मुश्किल था, लेकिन इस समय खंडित घन का स्थान छठे आयाम की दुनिया जितना ही मजबूत था और फिर भी लियोनेल किसी भी दिशा में लगभग आधा मीटर तक हिल सकता था। चूंकि ऐसा था तो वह पांचवें आयाम की दुनिया में कितनी दूर तक जा सकता था, और अगर वह अपना दिव्य कवच सक्रिय कर ले तो वह कितनी दूर तक जा पाएगा। बहुत बढ़िया, अब समय आ गया है। मुझे अपने मेटल बॉडी को टिया 1 से फिर से ऊपर उठाने के लिए संसाधनों की जरूरत है, और मिल्की वे गिल्ड से बेहतर लक्ष्य और क्या हो सकता है। तारांकन ऐसा कहा जा सकता है कि वैलिएंट हॉट माउंटेन की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। लियोनेल के गायब होने के कुछ ही समय बाद उसे ढूंढने की पूरी कोशिश शुरू हो गई थी। दुर्भाग्य से वे इसमें कैसे कामयाब हो सकते थे। लियोनेल एक ऐसे परीक्षण जगत में पहुंच गया था जहां सातवीं आयामी शक्ति भी प्रचुर मात्रा में थी, और यह एक ऐसी जगह थी जिसे जो लोग उसे दुश्मन समझते थे वे अपने जीवनकाल में कभी नहीं देख पाते। इस असफलता का परिणाम ये हुआ कि वैलिएंट हॉट माउंटेन का और भी अधिक दमन हुआ। ये याद रखना जरूरी था कि मिस्टी वुड्स, क्रिम्सन हॉल और रस्टेड ब्लेड सभी लियोनेल की हरकतों में फंसे थे। इससे वैलिएंट हॉट माउंटेन को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन जब तीनों संगठन लियोनेल को न ढूंढ पाने से घबरा गए तो वैलिएंट हॉट पर दबाव एक बार फिर बढ़ गया। यह मामला स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ था। गिल्ड द्वारा कड़ी सजा दिए जाने के बाद ग्रेटा ने ही बदला लेने की पहल की। अक्सर आने वाली महिलाओं की संतान होने के नाते उसे अपनी हर योग्यता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वह खुद को निष्क्रिय नहीं रहने दे सकती थी और अपनी मेहनत से अर्जित सारी प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं होने दे सकती थी। ग्रेटा के इतने जोर लगाने का नतीजा ये हुआ कि वैलिएंट हॉट माउंटेन के तीनों प्रतिद्वंद्वी संगठनों ने उन पर हर तरफ से दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनका इलाका छीन लिया गया, उनके संसाधन छीन लिए गए और उन पर कब्जा कर लिया गया, और वे खुद को और भी ज्यादा पिछड़ते हुए पा रहे थे। विडंबना ये थी कि वैलिएंट हॉट को बचाए रखने वाली एकमात्र चीज लियोनेल की छोटी सी दुकान थी। किसी तरह वह लगातार खजाने निकालती रही जिससे वे टिके रहे, और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उनकी ताकत और शक्ति बढ़ती रही। बदकिस्मती से ग्रेटा इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। ये तो दूर की बात है कि वैलिएंट हॉट के बुजुर्ग भी इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वे ये सब कैसे कर रहे हैं, और अगर उन्हें पता भी होता तो भी वे कुछ नहीं कर पाते। लियोनेल की ब्लैक स्टार शॉप की सफलता का राज वैलिएंट ग्रह पर बिल्कुल नहीं मिल सकता था। इसकी जड़ फोर्स क्राफ्टिंग गिल्ड में थी। मिल्की वे गिल्ड भी इस बारे में कुछ न कर पाने की वजह ये थी कि फोर्स क्राफ्टिंग गिल्ड का दायरा सिर्फ मिल्की वे से कहीं आगे तक फैला हुआ था। शील्ड क्रॉस टॉस की तरह डायमेंशनल वर्सेस के हर कोने में उनके प्रतिष्ठान थे। मिल्की वे गिल्ड और खासकर ग्रेटा के पास उनकी बातचीत को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। लियोनेल के पास फोर्स क्राफ्टिंग गिल्ड के अस्तित्व से उसे दूर करने के लिए जैक बेनाला के अलावा किसी और का शुक्रिया अदा करने का कोई विकल्प नहीं था, जो उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी विडंबना होती। और इसके अलावा लियोनेल द्वारा जैक बेनाला को भगा दिए जाने के बाद वैलिएंट हॉट संगठन के पास लियोनेल की छोटी सी दुकान पर पूरी तरह से निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समस्या ये थी कि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था। एलन, कीरा और बाकी लोग लियोनेल के संसाधनों की मदद से जितनी तेजी से अपने कौशल में सुधार कर रहे थे, वे अभी भी लियोनेल से आगे नहीं बढ़ पाए थे। उनमें से सबसे बेहतरीन कीरा लियोनेल के 2 साल गायब रहने के बाद भी अभी भी केवल टियर 9 ब्लैक क्राफ्टर ही थी। वह अभी भी अर्ध कांस्य खजाने बनाने से बस कुछ ही कदम दूर थी और 5वें आयाम के क्राफ्टर्स की श्रेणी में आने से भी बहुत दूर थी। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। हर किसी के पास उत्तम वंश गुण, क्षमता और शिल्पकला में उनकी प्रगति में सहायक धातु आत्मा की बात तो दूर कोई भी नहीं होती। बिना और मदद के उनके लिए इससे आगे बढ़ना असंभव होता, और यह कहा जा सकता है कि केरा का सुधार उसकी छिपी हुई प्रतिभा का प्रमाण था। दुर्भाग्य से चौथे आयाम के खजाने उन संगठनों के बीच लड़ाई का रुख मोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे जिनकी रीढ़ 5वें आयाम के अस्तित्व पर टिकी थी। ज्यादा से ज्यादा ये कुछ समय के लिए ही रुका रहा, लेकिन यह वास्तव में कितना लंबा होगा। अगर ग्रेटा को इस बारे में कुछ कहना था तो ज्यादा देर नहीं। इस समय तक उसने वैलिएंट हॉट माउंटेन पर अपने पहले बड़े पैमाने पर आक्रमण की योजनाएं बना ली थीं और अपने इलाके के केंद्र की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। अधिकांशतः मिट्टी से बने इस ग्रह के चारों ओर का अंतरिक्ष क्षेत्र अचानक एक शक्तिशाली यान की उपस्थिति से कांप उठा।
ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र मुड़ गया और झुक गया तथा इसका वातावरण अस्थिर हो गया क्योंकि 1 किलोमीटर लंबा विशालकाय जहाज ऊपर से नीचे उतरा। ग्रेटा बिना किसी भाव के खड़ी थी, उसकी लाल रंग की पोशाक उसके शरीर के उभारों से चिपकी हुई थी। लेकिन उसके कभी नाजुक चेहरे पर एक लाल धड़कता हुआ निशान था जो उसके गाल से शुरू होकर उसकी नाक के पुल तक फैला था और अंत में उसकी भौं को चीरता हुआ एक मोटा बिना बालों वाला निशान छोड़ गया था। हालांकि ग्रेटा के चेहरे से कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन इस निशान के कांपने में उसका सारा गुस्सा छिपा हुआ था। प्रतिभा निष्कर्ष। वैलिएंट हॉट माउंटेन ने तुरंत खुद को बहुत दबाव में पाया। ग्रेटा कई दिनों से हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ी थी और फिर भी उसने अपनी उपस्थिति छिपाने की कोशिश भी नहीं की थी। चाहे वह संगठन का सबसे निचले स्तर का कर्मचारी हो या सबसे ऊंचा पदस्थ बुजुर्ग, कोई भी ऐसा नहीं था जिसे ये पता ना हो कि वैलिएंट हॉट माउंटेन आखिरकार अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच गया है। खास बात यह थी कि ओरिक्स जनजाति कई महीनों से चुप थी। इसी वजह से कई लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, वे इस स्थिति में फंस गए। अल्पविराम। ब्लैक स्टार के अंदर कीरा, जुड़वां बच्चे और रम मौजूद थे। अगर वैलिएंट हॉट माउंटेन के बाकी लोग दहशत में थे तो ये चारों शांत थे। आमतौर पर संकोची और घबराई हुई लिटिया भी अपनी छोटी बहन माडिया की तरह ही आत्मविश्वास से भरी हुई थी। क्या आपको लगता है कि वे सचमुच हमला करेंगे? माडिया ने केरा से पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता, केरा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। उसकी नज़र अभी भी उस शिल्प पर केंद्रित थी जिस पर वह काम कर रही थी। शिल्पकारों के प्रशिक्षण से परिचित लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि केरा अपनी कलम से बल कलाएं बना रही होगी, लेकिन वह वास्तव में शिल्पकला नहीं कर रही थी, बल्कि उसका लक्ष्य लकड़ी का एक ठोस टुकड़ा जैसा कुछ था। फिर भी उसके हर प्रहार के साथ उसके माथे से पसीने की बूंदें गिर रही थीं। ये लकड़ी देखने में साधारण लगती थी, लेकिन असल में यह एक बहुत ही कठोर पदार्थ था जिसके दाने अनियमित पैटर्न के थे। इन विशेषताओं के संयोजन ने क्राफ्टिंग क्विल को नियंत्रित करना विशेष रूप से कठिन बना दिया था। पदार्थ का घना और कठोर होना, इसे नियंत्रित करना तो आसान था ही, लेकिन अनियमित दानों के पैटर्न ने इसे ऐसा बना दिया था कि क्विल फोर्स क्राफ्टर की इच्छानुसार दिशा में जाने के बजाय दानों के रास्ते पर चलना चाहता था। 4 पत्ती तिपतिया घास, 4 RABET 4 पत्ती तिपतिया घास। इसका परिणाम उन लोगों के लिए एक आदर्श प्रशिक्षण उपकरण था जो अपना कौशल बढ़ाना चाहते थे। ओह क्यों नहीं, माडिया को यकीन था कि मिल्की वे गिल्ड आखिरकार हमला करेगा। फिर भी उसे इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। सबसे बुरी स्थिति तो ये होगी कि वे फोर्स क्राफ्टिंग गिल्ड से मिले बैज दिखाएंगे। जब तक परिस्थितियां बहुत खास न हो, कोई भी बिना वजह किसी क्राफ्टर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बेशक अपनी जान दूसरों के हाथ में न डालने के लिए उनके पास और भी कई तरह के उपाय थे। जैसे गिल्ड से एक बॉडीगार्ड रखना संभव था। वे गिल्ड के लिए वैलिएंट ग्रह भी छोड़ सकते थे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनमें से किसी को भी अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी। ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रह छोड़ना बिल्कुल आखिरी विकल्प होगा क्योंकि दृश्य बहुत खराब होंगे। चाहे उन्हें ये पसंद हो या ना हो, वे अब भी लियोनेल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हालांकि बाहरी लोगों को ये पता नहीं था, लेकिन वैलिएंट हॉट के लोगों को पता था। अगर वे इस आदर्श पर खरे नहीं उतरे तो लियोनेल की भविष्य की योजनाएं और भी मुश्किल हो जाएंगी। जहां तक उनका सवाल था, लियोनेल ही वह वजह था जिसकी वजह से वे अब इतनी आराम की जिंदगी जी पा रहे थे। वे एक ऐसे गुट से जिसके साथ कोई काम नहीं करना चाहता था, कुछ ही सालों में संगठन के सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार बन गए थे। अगर लियोनेल ने इतनी उदारता से अपना शिल्प ज्ञान उनके साथ साझा न किया होता तो वे ऐसा कैसे कर पाते। यद्यपि यह कहना असंभव था कि उनका संकल्प मृत्यु तक भी दृढ़ रहेगा या नहीं, कम से कम अभी तो, जब उनका जीवन तत्काल खतरे में नहीं था, उनके पास लियोनेल को धोखा देने का कोई कारण नहीं था। यही कारण है कि हम यूं ही नहीं जा सकते, केरा ने जवाब दिया। दृश्य बहुत ही भयानक होगा। मिल्की वे गिल्ड व्यापारियों का एक गिल्ड है। व्यापारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है लाभ, संबंध और सबसे आवश्यक तटस्थता। अगर वे विंसेरो ग्रह पर हालात संभाल लेते तो ठीक होता। आखिरकार उनके इलाके पर अतिक्रमण हो रहा था, उन्हें इसकी रक्षा करने का अधिकार था, लेकिन अब वे दूसरों के सामने अपने दांत दिखा रहे हैं। वे चाहें या न चाहें, ये हरकत अचानक सबको याद दिलाती है कि व्यापारियों का ये दोस्ताना समूह, जिसे उन्होंने अपने जीवन के हर कोने में जगह दी है, अब उतना दोस्ताना नहीं रह सकता जब तक वे एक भी गलत कदम न उठाएं। यदि मिल्की वे गिल्ड वास्तव में अपने दांत पूरी तरह से दिखा दे तो शुरू में तो कुछ नहीं बदलेगा,
लेकिन जल्द ही वे पाएंगे कि भविष्य में धीरे धीरे उनका दमन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत उन क्षेत्रों से उच्च करों की मांग से हो सकती है जहां वे काम करते हैं, और फिर यह हो सकता है कि अवैध गतिविधि के मामले में उनके संचालन की निगरानी की जानी चाहिए। फिर यह छोटे व्यापारी गिल्डों द्वारा उन अनुबंधों को खत्म करने का मामला बन सकता है जिन्हें उन्होंने वर्षों से अपने पास रखा था। अंततः ये सब इतना बढ़ सकता है कि पुराना मिल्की वे गिल्ड ही खत्म हो जाएगा। आह केरा, तुम कितनी होशियार हो। लिटिया की मासूम बच्चों जैसी आंखें चमक उठीं। केरा को हल्की खांसी आई, उसकी क्राफ्टिंग क्विल उस रास्ते से भटक गई जिसे उसने तय किया था। हाँ हाँ बिल्कुल, उसने अपने गालों पर आए लाल रंग को छिपाते हुए कहा। दरअसल लियोनेल ने ही यह सब कहा था। उसने एलन के साथ क्या हो सकता है इसका एक स्पष्टीकरण छोड़ा था जिसने इसे केरा को बताया था। लेकिन अब उसकी तारीफ उस बात के लिए हो रही थी जिसका अंदाजा लियोनेल ने महीनों पहले ही लगा लिया था। लेकिन अगर वे हमला नहीं करेंगे तो फिर वे यहाँ क्यों हैं? माडिया ने थोड़ी देर बाद पूछा। ठीक है, केरा ने शुरू किया, वे शायद दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा शायद बहुत कम लोग ही इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि वह जहाज मिल्की वे गिल्ड का है, और ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि हमारे पास उन जहाजों के बारे में जानकारी है जिन्हें उन्होंने विंसेरो ग्रह पर भेजा था। हालांकि एक आम आदमी के लिए उन जहाजों पर कोई निशान नहीं है। अगर मुझे अंदाजा लगाना हो कि क्या हो सकता है तो वे हमें एक कोने में धकेलने की योजना बना रहे हैं। जब हम पूरी तरह से दबा दिए जाएंगे, रसद की कमी होगी और मनोबल कम होगा, तो वे शायद हम पर निर्णायक प्रहार करने के लिए 3 संगठनों को भेजेंगे। बेशक वे अपने निजी बेड़े से कुछ विशिष्ट सैनिकों को चुपके से ले आएंगे, लेकिन तब तक इतनी छोटी सी बात पर कौन ध्यान देगा? केरा ने हल्के से खांसते हुए अपनी सुविचारित राय वाक्पटुता से व्यक्त की और उसे और प्रामाणिक बनाने के लिए बीच बीच में रुकती भी रही। जब उसने लिटिया की आंखों में श्रद्धा भरी नजर देखी तो वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। हालांकि उसी समय थिली दौड़ता हुआ आया और जल्दी जल्दी बोलते हुए अपना चश्मा ऊपर उठाने लगा। उदास थिली मानो हवा से प्रकट हो गया हो। जाहिर है वह ब्लैक स्टार की सबसे ऊपरी मंजिल पर टेलीपोर्ट हो गया था, जैसा कि उन सभी को करने का अधिकार था। मिल्की वे गिल्ड, या यूं कहें कि उसके गुर्गों कब कार्रवाई करेंगे ये जाने बिना ही उनमें से कुछ को लगातार स्थिति पर नजर रखने के लिए भेज दिया गया था। बेशक यह जिम्मेदारी पूर्व पॉलिश्ड ग्लासबुट के अन्य सदस्यों के कंधों पर आ गई। आखिरकार एलन और बाकी लोग और एल्थोर तो बिल्कुल भी नहीं, वैलियंट सिटी में यूं ही नहीं घूम सकते थे। इस समय तक पूरा संगठन काफी समय से हाई अलर्ट पर था। इस अचानक हुए हमले से वे अचंभित नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी नसें खराब नहीं हुई थीं। रक्षा की पहली पंक्ति में तैनात कई लोगों को हफ्तों से ठीक से आराम नहीं मिला था, और पिछली पंक्ति में तैनात लोगों की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। पहली लहर, वे अधीर हो गए हैं, उन्हें कम से कम 1 हफ्ता और इंतजार करना चाहिए था। केरा ने एक बार फिर लियोनेल के विश्लेषण के आधार पर कहा। अगर वे इतना इंतजार करते तो वैलिएंट हॉट ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में ही ढह जाता। जो भी उनकी कमान संभाल रहा है उसके पास या तो समय की कमी है या वह अपरिपक्व है। क्या आप जानते हैं कि पहली लहर क्या पहन रही है? ऐसा लगता है कि वे तीनों संगठनों का एक समूह है, लेकिन वे सभी चौथे आयाम में हैं। उनमें से सबसे शक्तिशाली लगभग 5वें आयाम में है। वे अभी भी पीछे हट रहे हैं। केरा ने अपना सिर हिलाया। लियोनेल ने अपने पीछे कई आदर्श छोड़ रखे थे कि किस प्रकार का कमांडर इस आक्रमण का नेतृत्व कर सकता है, और उसने उन सभी को सबसे खतरनाक से लेकर सबसे कम खतरनाक तक क्रमबद्ध किया था। या जैसा कि केरा कहना पसंद करती थी, सबसे चतुर से लेकर सबसे मूर्ख तक। सबसे खतरनाक कमांडर जिसका वे सामना कर सकते थे वह था जो न केवल एक अतिरिक्त सप्ताह तक प्रतीक्षा करता था जैसा कि केरा ने उम्मीद की थी, बल्कि कमांडर तुरंत अपनी पूरी शक्ति के साथ वैलिएंट हॉट पर हमला कर देता था, कुछ भी वापस नहीं रोकता था और एक ही बार में शहर पर कब्जा कर लेता था। जहां तक सबसे कम खतरनाक और मूर्ख कमांडर की बात है, वे न केवल अधीर होंगे बल्कि अपनी अधीरता में वे अस्थिर भी होंगे तथा अपने प्रारंभिक हमले को गहन हमलों के साथ संतुलित करने का विकल्प चुनेंगे। लियोनेल की राय में ऐसा कमांडर मूर्ख था। लगातार हमले करने से दुश्मन को अपना संकल्प मजबूत करने और उसे फिर से मजबूत करने का मौका मिलता। बिना किसी ऐसे समूह को भेजे जो उन्हें तुरंत कुचल सके, आप आशा की लौ को जलने देंगे। जब तक आपके दुश्मन को एहसास होगा कि उन्हें निराश होना चाहिए, तब तक आप भी उनके जितना ही नुकसान झेल चुके होंगे।
बेशक ये सब लियोनेल के सिमुलेशन पर आधारित थे, ऐसे सिमुलेशन जो दिन ब दिन बेहतर और सटीक होते जा रहे थे। और यह विचार करने लायक एकमात्र बात थी। कमांडर ग्रेटा थी, वही तीनों संगठनों का निर्देशन कर रही थी। इसलिए उन्हें न सिर्फ हताहतों की परवाह नहीं थी, बल्कि जितना ज्यादा हताहत होंगे उतना ही अच्छा होगा। एक व्यापारी संघ की तटस्थता का महत्व उसे समझ आ गया था। ग्रेटा के मन में वह एक ही तीर से दो निशाने साध रही थी। वह न सिर्फ एक दुश्मन का सफाया करेगी, बल्कि उन 4 संगठनों को भी कमजोर कर देगी जो अपनी नाक कटवा चुके थे। क्या यह एक बेहतरीन नतीजा नहीं था? ग्रेटा के दुर्भाग्य से लियोनेल अब भी उसे मूर्ख ही समझता था। हालांकि उसकी हरकतें तीनों संगठनों को कमजोर कर देंगी, उसने न सिर्फ एक सुनहरा मौका गंवा दिया था, बल्कि मिल्की वे गिल्ड को फिर से शुरुआती स्थिति में ला खड़ा किया था। जो लोग इस लड़ाई को किनारे से देख रहे थे, वे मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। अगर सिर्फ मिल्की वे गिल्ड ही सब कुछ देख रहा होता तो वे इस पर आंखें मूंद सकते थे, लेकिन अगर मिल्की वे गिल्ड ही 4 संगठनों को इतना भारी नुकसान झेलने पर मजबूर कर रहा था, तो इसमें और मिल्की वे गिल्ड की व्यक्तिगत कार्रवाई में क्या फर्क था? बेशक अभी भी एक छोटा सा अंतर था और गिल्ड को इस कदम को उठाने में थोड़ी ज्यादा छूट मिल सकती थी। लेकिन फिर भी इसका कुछ विरोध जरूर होता, जिसे सुझाने के लिए गिल्ड को नाजुक कदम उठाने पड़ते। और ये सब ग्रेटा की खुद को ही मात देने की वजह से हुआ। हालांकि लियोनेल को भी नहीं पता था कि ग्रेटा अपने रूखे स्वभाव के बावजूद आमतौर पर इतनी मंदबुद्धि नहीं होती। वह ऑगस्टस के बच्चों के ढेर से सिर्फ अपनी मुट्ठियों के दम पर नहीं निकली थी, उसके पास अपना दिमाग भी था। मुसीबत कुछ महीने पहले की है। गिल्ड से एक भयानक सजा भुगतने के बाद उसे आखिरकार एक और मिशन पर भेजा गया। हालांकि इस मिशन के दौरान उसे एक और जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा, इस बार ओरिक्स की एक टुकड़ी के हाथों, ऐसे जीव जिन्हें उसने पहले कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। उस नुकसान का नतीजा अब उसके चेहरे पर एक निशान बन गया था। अब भी वह निशान धड़कता रहता था और उसे अंतहीन गुस्से से भर देता था। लगातार 2 हार झेलने के बाद ग्रेटा टूटने के कगार पर थी। उसे गिल्ड के भविष्य की कोई परवाह नहीं थी, उसे बस अभी नतीजे चाहिए थे, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अगर बाद में गिल्ड को नुकसान भी उठाना पड़ा, तब भी सारा दोष उस पर मरना मुश्किल होगा। ये जीत, उसे इसकी जरूरत थी। वह सुइयों के बिस्तर से इतनी दूर तक रेंग कर आई थी। उसने अपनी मेहनत का फल इतनी आसानी से वापस पाने से इनकार कर दिया। अल्पविराम, क्या हमें जाकर लड़ना चाहिए? रम ने अचानक पहली बार कहा। उसका बड़ा शरीर उठ गया। हालांकि वह इतना विशालकाय था, असल में वह एक बहुत बड़ा टेडी बियर था। लड़ना तो दूर, उसे अपनी आवाज भी ऊंची करना पसंद नहीं था। नहीं, हमने फोर्स क्राफ्टर्स के तौर पर अपना काम कर दिया है। सभी अग्रिम पंक्ति के पुरुष और महिलाएं हमारी सर्वोत्तम क्षमता से सुसज्जित हैं। वे कितने समय तक जीवित रहते हैं, यह उन पर निर्भर करता है, केरा ने भारी स्वर में कहा। समूह में सन्नाटा छा गया। सच तो यह है कि उन सभी की भावनाएं जटिल थीं। कहीं गहरे में उन्हें पता था कि वैलिएंट हॉट माउंटेन का अंत हो चुका है, जबकि पहली लहर पहाड़ी दर्रे पर चढ़ रही थी। ये कहना मुश्किल था कि उन्हें कैसा महसूस करना चाहिए। लियोनेल से पहले उन्होंने वैलिएंट हॉट सिस्टम के हाथों बस बदमाशी ही झेली थी, लेकिन ये कई दशकों से उनका घर था। क्या उन्हें खुश होना चाहिए या उन्हें दुखी होना चाहिए? तुम सब लोग किस बात पर उदास हो रहे हो? अचानक आए आवाज ने उनके सारे विचारों को तोड़ दिया। लियोनेल, समाधान। लियोनेल अचानक सबके बीच प्रकट हुआ, उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुआ, पॉलिश्ड ग्लास के सदस्यों को लगा जैसे वे दंडवत हो रहे हों। उसकी उपस्थिति में उनकी आत्माएं कांप रही थीं। वे काफी देर तक ये समझ नहीं पाए कि वे क्या महसूस कर रहे थे, जब तक कि केरा की आंखें अचानक चौड़ी नहीं हो गईं और उसे एक चौंकाने वाला एहसास हुआ। अब आप तीसरे आयाम में नहीं हैं। उन्हें एक ही झटके में सदमा लगा। वे लियोनेल की बेतुकी हरकतों के इतने आदी हो चुके थे कि वे पूरी तरह भूल ही गए थे कि वह उनसे एक आयाम नीचे था। अब जब वह अचानक उनसे एक आयाम ऊपर था, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी ईश्वर के सानिध्य में हों। हालांकि लियोनेल के कपड़े इससे ज्यादा साधारण नहीं हो सकते थे, यहाँ तक कि उसके पैरों में पहने स्नीकर्स तक, फिर भी उन्हें लगा कि उन्हें उसकी पूजा करनी चाहिए। हाँ ठीक है, लियोनेल मुस्कुराया। मैंने सफलता हासिल कर ली है, इसीलिए मुझे इतने लंबे समय के लिए बाहर रहना पड़ा। जिस तकनीक का मैं अभ्यास करता हूँ, उसके अगले हिस्सों तक पहुँचने के लिए एक परीक्षण से गुजरना पड़ता है। केरा को अचानक पूरे शरीर में खुजली होने लगी।
तीसरे आयाम में लियोनेल की ताकत पहले से ही इतनी बेतुकी थी कि वह पांचवें आयाम के अस्तित्व से भरी एक इमारत से भी भागने में कामयाब हो गया था। बेशक वे अपनी युवा उत्तराधिकारी की अचानक हत्या के लिए तैयार नहीं थे, वरना यह इतना आसान नहीं होता। लेकिन सच्चाई तो फिर भी कायम थी। अब जबकि लियोनेल चौथे स्थान पर था। नहीं, केरा की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम चौथे आयाम में नहीं हो। केरा घबरा गई। एक पूरे आयाम को पार करने में 8-9 महीने लग गए। कैसा राक्षस था वह? लियोनेल ने सबको पहले ही बता दिया था कि वह 7वें आयाम के एक परिवार से है। ऐसा लगता था कि उसे उन बड़ी बातों को छिपाने की जरा भी परवाह नहीं थी जिन्हें ज्यादातर लोग अपने सीने से लगाए रखते हैं। और ये बात खास तौर पर तब और भी ज्यादा सच होती जब वह अपने लोगों के बीच होता। इसका मतलब यह था कि केरा जानती थी कि वह एक राक्षस होगा। लेकिन क्या यह अतिशयोक्ति नहीं थी? बेशक अगर उसे पता चलता कि मोरालेस परिवार अब भी उसे धीमा समझता है, तो उसे समझ नहीं आता कि शर्म से अपना सिर कहाँ झुकाए। चलो उन छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। वे हमला कर रहे हैं, है ना? मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। लियोनेल का पृथ्वी के प्रति लगाव एक अलग ही स्तर पर था। दरअसल बोलते बोलते ही उसने अपने जूते उतार दिए और अपने पैरों के नीचे हीरे जड़े फर्श को महसूस किया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे वह पूरे ग्रह में कंपन महसूस कर सकता है। अगर वह इसे अपनी आंतरिक दृष्टि की अब अविश्वसनीय सीमा के साथ जोड़ दे तो शायद ही कोई चीज उसकी नजर से बच पाएगी, चाहे वह उससे सैकड़ों मील दूर ही क्यों न हो रही हो। हाँ, वे हमला कर रहे हैं, लेकिन पांचवें आयाम का कोई नहीं है। लियोनेल के होंठ सिकुड़ गए। तो सबसे कम खतरनाक कमांडर, है ना? केरा ने शरारत से मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। फिर हम थोड़ा मजा कर सकेंगे। लेकिन केरा हिचकिचाए। मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं अब चौथे आयाम में नहीं हूं, इसलिए मेरे बाहर जाने से उन पर दबाव पड़ेगा, है ना? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वे तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। अगर तुम बाहर गए तो वे बाकी सब कुछ अनदेखा कर देंगे और सिर्फ तुम्हें ही निशाना बनाएंगे। लियोनेल हंसा। बात तो सही थी। वह फिर से युद्ध में कूदने के लिए इतना उत्साहित था कि उसने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। वह पहले से ही अपने खून के दौड़ने और दिल की धड़कनों की आवाज सुन सकता था। और लियोनेल, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अगर तुम वैलिएंट हॉट को बचा भी लो तो क्या होगा? थिली अचानक बोल पड़ा। उसकी आंखें चश्मे के पीछे घबराहट से झपक रही थीं। एलन के उलट ऐसा लग रहा था कि थिली को सचमुच उसके चश्मे की जरूरत थी। लियोनेल पहले तो यह नहीं बता पाया था, लेकिन अब इस बात ने उसका ध्यान खींचा और उसे काफी उत्सुक कर दिया। मैं ये ग्रह ओरिक्स को दे दूंगा, लियोनेल बिना किसी हिचकिचाहट के बोला। जहां तक वैलिएंट हॉट माउंटेन का सवाल है जो अभी बन रहा है, वे अपने रास्ते के अंत तक पहुंच चुके हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। पहली झड़प शुरू हो चुकी थी। अपने पैरों और अपनी आंतरिक दृष्टि के जरिए लियोनेल की नजरें मानो दर्जनों किलोमीटर दूर चली गईं। मानो वह वहीं मौजूद था। उसने पहली टक्कर होते देखी, खून का पहला उछाल, दो हथियारों की पहली झनकार, पहली करुण पुकार। लियोनेल के हिचकिचाने की वजह यह नहीं थी कि उसे अपनी सुरक्षा की चिंता थी। अभी उसकी जान को खतरा बनने में बहुत समय लगेगा। उसे चिंता इस बात की थी कि इसका वैलिएंट हॉट माउंटेन पर क्या असर होगा। अब तक शील्ड क्रॉसटॉस को इन घटनाओं के बारे में जरूर पता चल गया होगा। इसलिए अगर वह अब सामने आता तो न सिर्फ मिल्की वे गिल्ड को लगता कि संगठन उसे पनाह दे रहा था, बल्कि शील्ड क्रॉसटॉस भी एक भगोड़े के साथ मिलीभगत के लिए उन्हें खुलेआम निशाना बनाना शुरू कर देते। लेकिन थिली के सवाल ने उसके लिए सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वैलिएंट हॉट माउंटेन अब और नहीं रह सकता। दरअसल गिल्ड और शील्ड क्रॉसटॉस दोनों का दबाव ओरिक्स के लिए इस ग्रह पर कब्जा करना और भी आसान बना देगा। जब मौका मिलेगा तो मुझे सेल से माफी मांगनी पड़ेगी। उम्मीद है कि वो मुझसे ज्यादा नफरत नहीं करेगी। आखिरकार मेरे माथे से गुलामी का ठप्पा हटाने के लिए मैं उसका एहसानमंद हूँ। लियोनेल नीचे झुका और अपने स्वेटशर्ट को तब तक ऊपर उठाता रहा जब तक दोनों पैर उसकी पिंडलियों पर नहीं टिक गए। उसकी हथेली पलटी तो एक साधारण लकड़ी का भाला दिखाई दिया। भाला बिल्कुल नाजुक ढंग से गढ़ा हुआ लग रहा था, लेकिन उसमें या उसके ब्लेड से जरा भी खास आभा नहीं आ रही थी। तुम लोग फोर्स क्राफ्टिंग गिल्ड की ओर चलो। यहां से काम पूरा होने के बाद मैं तुमसे मिलने जाऊंगा। दुकान में रखे खजाने को वहीं छोड़ देना, वे इसे अंतिम विदाई उपहार मान सकते हैं। बिना एक शब्द कहे लियोनेल गायब हो गया।
जब वह दोबारा दिखाई दिया तो वह आसमान में इतनी ऊंचाई पर खड़ा था कि ज्यादातर लोगों के लिए वह एक धुंधले बिंदु से ज्यादा कुछ नहीं था। उसका आभामंडल फैल गया, एक गड़गड़ाहट ने युद्ध क्षेत्र को हिला दिया, मानो सबको अपनी उपस्थिति का आभास दे रहा हो। युद्ध क्षेत्र का एक सरदार आ गया था और उसका उद्देश्य अनोखा था। तभी लियोनेल गिरने लगा। क्षमायाचना। नीचे जमीन पर नीली बेल्ट पहने सीनियर्स ने मोर्चा संभाल लिया था। जो बचे थे वे वैलिएंट हॉट के प्रति पूरी तरह वफादार थे, और हैरानी की बात यह थी कि एफेस्ट्स और रेलियन दोनों ही वहां मौजूद थे। उनकी प्रतिभा के कारण ज्यादातर संगठन उन्हें स्वीकार कर लेते थे। दरअसल कई ब्लू बेल्ट सीनियर्स ने बहुत पहले ही छुट्टी लेने के कारण ढूंढ लिए थे, चाहे वह इतने लंबे समय के बाद अपने परिवार से मिलने के लिए हो या किसी रोमांचक यात्रा पर जाने के लिए, और कभी कभी तो ये बिल्कुल बेवजह भी होता था। उनमें से कई चुपचाप चले जाते थे। हालांकि हो सकता है कि लियोनेल जिन दो लोगों से सबसे अधिक नफरत करता था, वे अभी भी यहाँ अग्रिम पंक्ति में डटे हुए थे। पहले ने अपनी दोनों खंजरें लगातार बढ़ती क्रूरता के साथ लहराईं। दूसरे ने अपने चारों ओर 10 मीटर के दायरे को पूरी तरह से मौत का क्षेत्र बना दिया। जो कोई भी उसकी पहुंच में आता उसे बिना किसी चेतावनी के कुचल दिया जाता। उनकी ओर से सेल भी फली फूली, उसकी अनूठी संरचना की पंखुड़ियां और लताएं आक्रमण और रक्षा दोनों की भूमिका निभा रही थीं, और इससे उन्हें मैदान में और भी अधिक लाभ मिला। बहादुर हृदय सेना ने पहाड़ी दर्रे की रक्षा करते हुए न केवल ऊंची जमीन का लाभ उठाया, बल्कि सेल की लताओं की मदद से उस समतल जमीन को पार करना भी मुश्किल हो गया था। इन तीन प्रतिभाशाली लोगों के संयोजन ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे उनके पास जीतने का मौका है। लेकिन वे केवल इतना ही कर सकते थे। वैलिएंट हॉट पूरी तरह से संख्याबल में पीछे था। हालांकि उन तीनों का प्रभाव काफी बड़ा था, लेकिन युद्ध क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा ही वे कवर कर सकते थे। और लियोनेल या आयना जैसे अन्य प्रतिभाशाली लोगों के समर्थन के बिना, जो लगभग 1 साल से नहीं आए थे, संगठन के पास बस यही सब था। चूंकि उनके शत्रुओं ने 5वें आयाम के अस्तित्व को नहीं भेजा था, इसलिए यह एक मौन सहमति बन गई कि ऐसे शक्तिशाली लोग अभी भाग नहीं लेंगे। अपनी शक्ति का प्रभाव डालने का यह उनके लिए सबसे अच्छा मौका था, इसलिए उन्हें पूरी ताकत लगानी पड़ी। लेकिन हजारों की सेना के सामने वे 3 लोग कितना कुछ कर सकते थे, जिनमें उनके जैसे ही महान प्रतिभाशाली लोग भी थे। उसी समय रेस्टेड ब्लेड के राफथिन, मिस्टी वुड्स के विसन और क्रिम्सन हॉल की एमना, तीनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और रेलिन, सेल और एफेस्ट्स पर हमला बोल दिया। जैसे ही ये तीनों पकड़े गए, कत्लेआम शुरू हो जाएगा। ये बात वे सभी अच्छी तरह जानते थे। राफथिन ने बेतहाशा मुस्कुराकर एमना को आंख मारी और अपना विशाल 3 मीटर लंबा जंगलगा ब्लेड लहराया। आओ मरो। जब वह झूलने के लिए तैयार हुआ तो उसकी जोरदार हंसी से आसमान गूंज उठा। लेकिन ठीक उसी क्षण युद्धभूमि पर अचानक एक घुटन भरा माहौल छा गया। सबके चेहरे बदल गए, खासकर उन बुजुर्गों के चेहरे जो वैलिएंट हॉट और तीनों संगठनों की तरफ से हालात देख रहे थे। 5वें आयाम के किसी भी अस्तित्व को अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करनी थी। आखिर क्या हो रहा था? दोनों पक्षों ने सोचा कि दूसरे ने उन्हें बेशर्मी से धोखा दिया है और वे वहां से भागने की तैयारी में थे। लेकिन इसके बाद जो कुछ उन्होंने देखा, उससे वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए, उनके दिल दहल गए। लियोनेल आसमान से नीचे गिर पड़ा, उसकी भाव भंगिमा उदासीन थी, जबकि सीटी बजाती हवा में उसके पसीने की धारें सरसरा रही थीं। वह पूरी तरह से निश्चिंत लग रहा था। वह जितना करीब आता गया, उसकी आभा उतनी ही अधिक दम्भोटू होती गई। टकराना। उसकी लैंडिंग की आवाज जितनी भी तेज थी, वह काफी नहीं थी। आसमान में कई किलोमीटर ऊपर से गिरना और धरती को बमुश्किल हिलाना एक ऐसा कारनामा था जिसका कोई मतलब नहीं था। दरअसल टक्कर के वक्त लियोनेल के घुटने मुश्किल से मुड़े थे। कोई सोच सकता था कि वह पूरे समय वहीं खड़ा रहा होगा। एक क्षण में वह 2 सेनाओं के बीच की विभाजक रेखा पर प्रकट हो गया। उसका दाहिना हाथ सहजता से उसके भाले को घुमा रहा था, जो अधिकाधिक परिष्कृत चाप में प्रतीत हो रहा था। ज्यादातर लोगों को लियोनेल को पहचानने में एक पल से ज्यादा वक्त नहीं लगा। भाला, वो हल्के बैंगनी बाल, वो कांसे जैसी त्वचा, ये सब नकारा नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ, उनकी प्रतिक्रियाएं एकदम अलग थीं। एक तरफ तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह प्रकट हुआ है, जबकि दूसरी तरफ उस उत्साह में डूबा हुआ था जो उसने पार कर लिया था, और अब उसे जो सदमा लग रहा था, उससे वह बहुत प्रभावित था। रफ्थिन, जिसने पहले ही हमला करने के लिए अपना ब्लेड उठा लिया था, ने अपनी नजरें सिकोड़ ली, मानो उनकी गहराइयों में एक भयावह रोशनी चमक रही हो।
इससे पहले वह लियोनेल से आसानी से हार चुका था, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं दिखा पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे हर तरफ से दबा दिया गया हो और वह कहीं भी पैर नहीं जमा पा रहा हो। लेकिन अब वे ठोस जमीन पर थे, उन बेतुके लहराते खंभों पर नहीं। अब वह जो शक्ति दिखा सकता था वह दिन रात की तरह थी। एक क्षण की देरी के बाद रफ्थिन आगे बढ़ा, उसके ब्लेड की आभा फिर से ऊपर उठ गई और उसके 4 मौसम क्षेत्र की समझ की अभिव्यक्तियां आसमान में उठ गईं। एक तरफ चिलचिलाती गर्मी थी, दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड। वे एक दूसरे से लिपटे हुए थे, मानो किसी कोलाहलपूर्ण धमाके में फटने की धमकी दे रहे हों। लियोनेल, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सेल की आवाज चिंता, बेचैनी और तीखे अविश्वास के बीच फंसी हुई थी। लियोनेल ने आह भरी और सेल की ओर देखा। मुझे इस बात का खेद है। लियोनेल की बातें सुनकर सेल दंग रह गई, उसके चेहरे पर भावभंगिमाएं बदल गईं। इसका क्या मतलब था? उसका दिमाग इतना उलझा हुआ था कि वह तुरंत कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रही थी। और जब वह खाई के किनारे पहुंची तो अचानक उसे राफ्थिन की हरकतें नजर आईं। ध्यान रहे, लियोनेल ने अपना सिर हिलाया, मानो अभी भी माफी मांगने में खोया हुआ हो। उसके लिए सेल को इस तरह से परेशान करना वाकई मुश्किल था। हालांकि उसने लगभग 1 साल पहले सेल को इस बात के लिए डांटा था कि वह उससे एक ऐसे संगठन की मदद की उम्मीद कर रही थी जो खुद की मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे वह करने में बुरा नहीं लगेगा जो वह करने वाला था, या यूं कहें कि जो वह पहले ही कर चुका था। लेकिन अब इसमें कोई बदलाव नहीं था। उसी समय राफ्थिन लियोनेल के सामने प्रकट हुआ, उसका लंबा ब्लेड हवा में ऊंचा उठा हुआ था। युद्ध के मैदान में ध्यान भटक रहा है। मर जाओ। राफ्थिन ने अपनी सारी नाराजगी निकाल दी। लियोनेल की वजह से उसे अपने जख्मों से उबरने में महीनों लग गए। नतीजा ये हुआ कि उसकी प्रगति कई मायनों में धीमी हो गई, और यह सब इस कमीने की वजह से हुआ। सेल को मदद का हाथ बढ़ाने का मौका भी नहीं मिला। जैसे ही वह पूरी ताकत लगाने वाली थी, लियोनेल के लकड़ी के भाले का सहज चाप अचानक पूरी तरह से बदल गया। राफ्थिन की दहाड़ उसके गले में ही अटक गई, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, यहां तक कि अचानक उसने खुद को एक सिरविहीन लाश को घूरते हुए पाया। उसकी सिरविहीन लाश। एक ही वार में लियोनेल ने रिस्टेड ब्लेड संगठन के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को गिरा दिया। वह बाकी सेना की ओर मुड़ा, उसकी आभा लगातार बढ़ती जा रही थी, यहां तक कि उन्हें लगा कि उनके घुटने कमजोर पड़ गए हैं। लियोनेल की एक उंगली भी उठाए बिना वे एक एक करके गिरने लगे, उनके दिलों का संकल्प टूटता जा रहा था। तीखी चीख। जैसे जैसे एक के बाद एक समूह घुटनों के बल गिरता गया, लियोनेल का आभामंडल बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था मानो वे कितनी भी कोशिश कर लें, महामहिम के सामने वे कुछ नहीं कर सकते। वे बस भय से देख सकते थे कि कैसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का सिर हवा में घूमता हुआ एक धीमी सी आवाज के साथ जमीन पर गिरता है। दुश्मन संगठनों की तो बात ही छोड़िए, लियोनेल के पीछे खड़े लोग भी सदमे में थे। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि उसने यहां आने की हिम्मत की थी, बल्कि इसलिए भी कि उसने राफ्थिन पर एक ही वार झेला था, जिसने कुछ ही देर पहले अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, जिससे सब कांप उठे थे। विसन के गोल मटोल गाल कांप उठे। जैसे ही उसने लियोनेल को हमला करते देखा, उसे लगा जैसे मौत का खतरा उसके सिर के पिछले हिस्से के रोंगटे खड़े कर रहा है। अचानक उसने पलक झपकते ही जितनी ढालें बना सकता था बना ली और पीछे की ओर दौड़ पड़ा। फिर भी उसके घुटने कांपते रहे और उसके दिल में एक गहरा डर घर कर रहा था। एमना ने 2 खंजरों को इतनी जोर से पकड़ लिया कि यद्यपि उसकी हथेलियों ने कभी भी खंजर को नहीं छुआ था, फिर भी उनसे खून गिरने लगा। उसकी इंद्रियां विसन और राफ्थिन से भी ज्यादा तेज थीं। लियोनेल के प्रकट होने के बाद वह 1 इंच भी नहीं हिली, क्योंकि उसे लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वह 1 मीटर दूर हो या 100 मीटर, उसे बस एक बार सोचने भर से ही मरना था। उस दिन अपनी जान बचाने का उसके लिए बस एक ही रास्ता था कि वह युद्ध के मैदान में कदम ही न रखे। बेशक एमना इतनी समझदार भी थी कि जानती थी कि लियोनेल का यहां आना वैलिएंट हॉट के लिए मौत की सजा जैसा है, लेकिन किसे परवाह थी? तब तक तो वो मर चुकी होगी। उसे अपने संगठन की जीत की परवाह क्यों करनी चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तीनों संगठनों की पिछली पंक्ति से क्रोध भरी गर्जनाएं उठीं। उनकी आभाएं आगे बढ़ीं और अपनी सेनाओं पर लियोनेल की पकड़ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 4 पत्ती तिपतिया घास, 4 RABET, 4 पत्ती तिपतिया घास। अभी कैसीनो खेलें। फायर। लियोनेल का पैर उठा। उसके पैरों की उंगलियों की स्पष्ट गति, उसके तलवे की झलक और उसके टखने का सहज लचीलापन उसकी हरकतों को जितना हो सके उतना सामान्य बना रहा था।
और फिर भी जब तक उसका पैर एक बार फिर जमीन पर पड़ा, वह गायब हो चुका था और विसिन के सामने प्रकट हो गया, जो बस अपनी पैंट में पेशाब करने ही वाला था। लियोनेल के भाले का झटका धीमा लग रहा था। हर आधे फुट पर वह एक चाप में घूमता हुआ एक और स्पष्ट छवि पीछे छोड़ता जा रहा था, जो आसपास के प्रकाश तत्व बल के साथ सामंजस्य बिठा रहा था। लियोनेल ने पाया था कि हार्मोनिक स्पीयर को सक्रिय करते हुए अपने भाले को घुमाने का अभ्यास करने से उसके भाले के डोमेन वंश कारक को बनाने वाली तंत्रिकाएं एक ही झटके में कई बार सक्रिय हो जाती थीं। परिणामस्वरूप उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंबों के आधार पर एक ही झटके का मूल्य 10 या उससे भी अधिक तक हो सकता था। उसे यह बहुत दिलचस्प लगा। अपने शरीर की सटीक स्थिति का नक्शा बनाकर उसे हार्मोनिक स्पीयर तक पहुंचाना और इस तरह हवा में एक क्लोन छवि छोड़ना दरअसल उसे प्रशिक्षण में मदद कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस निम्न स्तर की तकनीक को कुछ समय तक उनका पीछा करना पड़ेगा। PCHU विसन की ऊर्जा ढाले पिघले हुए मक्खन की तरह चीर दी गईं। उसके पास कोई मौका नहीं बचा था, तभी उसने खुद को अपनी सिरविहीन लाश को देखते हुए पाया। हालांकि रफ्थिन के विपरीत उसे शुरू से अंत तक पता था कि वह मरने वाला है। नतीजा ये हुआ कि उसे अपनी लाश के बीचों बीच एक गीला धब्बा फैलते हुए देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह मर गया, अपमानित। तभी तीनों संगठनों के वरिष्ठों की क्रोधित आभा सेना पर टूट पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो उनमें से किसी में भी उड़ने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वे केवल बड़ी बड़ी छलांगें ही लगा पा रहे थे और एक बार में सैकड़ों मीटर की दूरी तय कर रहे थे, और उनकी निगाहें क्रोध से भरी हुई थीं। उनमें से एक थे रस्टेड ब्लेड के बुजुर्ग, जिनके पास एक बहुत बड़ी तलवार थी, जिसे देखकर लियोनेल को पहले हंसी आ गई थी। क्रिम्सन हॉल की कब्र में पैर रखने वाली बूढ़ी महिला और अंत में मिस्टी वुड्स का खामोश बूढ़ा आदमी। चुपचाप बैठा बूढ़ा आदमी भी अपना गुस्सा नहीं रोक पा रहा था। वह लियोनेल को घूर रहा था मानो उसके सीने से एक तूफान फूटने को आ रहा हो। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लड़ाई की शुरुआत में ही ऐसी घटना घट जाएगी। ऐसी चीजों के खिलाफ एक मौन सहमति होनी चाहिए, फिर भी वैलिएंट हॉट उन नियमों को तोड़ रहा था। लेकिन जब उन्होंने लियोनेल का चेहरा देखा तो उन्हें अचानक समझ आ गया कि उसका रूप रंग वैलिएंट हॉट से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं हो सकता। उसे बाहर भेजना, खासकर जब लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और वे किसी भी तरह की गंभीर स्थिति में नहीं थे, बेहद मूर्खतापूर्ण था। यह अपने ही ताबूत में कील ठोकने जैसा था। लियोनेल अपनी मर्जी से आया था, ये बात किसी भी समझदार व्यक्ति को साफ पता थी। लेकिन वे ऐसी बात स्वीकार करके इस मौके को क्यों छोड़ते? बहादुर हृदय। बुढ़िया की तीखी चीख ने आसमान हिला दिया। मेरा क्रिम्सन हॉल तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक हम में से कोई एक न बचे। ऐसे बेशर्म संगठन को रहने का कोई हक नहीं है। बहादुर, आखिर बहादुरी क्या होती है यार? वृद्ध महिला की चीखें अचानक बंद हो गईं और वह तेजी से एक ओर हट गई। उसके चेहरे पर भय के भाव उभर आए। एक पल में वह बिल्कुल ठीक लग रही थी, अगले ही पल उसका हाथ हवा में लहरा रहा था, खून के फव्वारे के बीच लगातार हिल रहा था। यह अजीब तरह से काव्यात्मक लग रहा था। लियोनेल ने सिर हिलाया। उसे एक ही वार में उसे मार डालना चाहिए था, उनके बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। फिर भी वह सिर्फ एक हाथ ही ले पाया। माना कि उसने अपना स्पीयर डोमेन लाइनेज फैक्टर सक्रिय नहीं किया था और एक समय में केवल एक ही न्यूरॉन का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन उसे इतने कमजोर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था। उसे और अभ्यास की जरूरत थी। आप। बुढ़िया स्तब्ध रह गई। अगले ही पल उसके माथे पर लाल रंग की एक पतली रेखा उभर आए और तेजी से बढ़ती गई। देखने वालों की स्तब्ध आंखों के सामने वह अचानक दो हिस्सों में बंट गई और दो खूनी हिस्सों में जमीन पर गिर पड़ी। खामोश बूढ़ा और जंग लगे ब्लेड वाला बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। उनका खौलता खून अचानक जम गया और जो भी जोश उनमें था वह आग के आखिरी अंगारों की तरह बुझ गया। लियोनेल को पता ही नहीं था कि बुढ़िया उनमें से सबसे ज्यादा क्रोधित क्यों थी। आखिरकार उसकी प्रतिभाशाली एमना ही एकमात्र ऐसी थी जिसे लियोनेल ने नहीं मारा था। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि लियोनेल अब भी एमना को भर्ती करना चाहता था, लेकिन ये बात अलग थी। तथ्य यह है कि वह अभी भी इतनी कर्कश और कष्टप्रद थी। इस तथ्य के बावजूद कि उसके क्रिम्सन हॉल को सबसे कम नुकसान हुआ था, ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वे पहले से ही वैलिएंट हॉट की कमजोरी को पकड़ चुके थे और लियोनेल की उपस्थिति के लिए उन्हें खत्म करने के लिए तैयार थे। लियोनेल को पहले से ही इतनी उम्मीद थी, लेकिन फिर भी उसे यह बात नागवार गुजरी कि वे इतनी शान से ऊंचे नैतिक मूल्यों की बात कर रहे थे। इसलिए उसने पहले उसे मारने का फैसला किया। इसके अलावा लियोनेल को सबसे ज्यादा क्रिम्सन हॉल का मंत्र पसंद आया।
वे एक ऐसा संगठन थे जो खून खराबे और हत्याओं से प्यार करते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को ये भी सिखाया कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। और फिर भी उनका नेता युद्ध के मैदान में आए योद्धाओं की मौत पर चीख रहा था। ये हास्यास्पद था। अब तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो यह न जानता हो कि लियोनेल 5वें आयाम में है। ये बताना मुश्किल था क्योंकि उसे पहले स्तर पर पूरी तरह से स्थापित नहीं माना जा सकता था, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता बड़ों को इस छोटे से अंतर को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त थी। अपने स्तर पर एक कांस्य संगठन का आधिकारिक एल्डर बनने के लिए किसी को टियर 1 में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। संगठन प्रमुख जैसे कि तीखी बूढ़ी महिला और वैलियंट हॉट के हचिन या तो टियर 2 या 3 होंगे। रहस्यमय रक्षक बुजुर्गों के लिए जो ग्रह विंसरों पर प्रतियोगिता के लिए उनके साथ आए थे, वे टियर 4 होंगे। तीसरे और चौथे आयामों की तरह हर 3 स्तरों के परिणामस्वरूप एक बड़ा जल विभाजक उत्पन्न हुआ, जिससे तीसरे और चौथे स्तर के बीच का अंतर काफी बड़ा हो गया। यह अंतर इन वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए कांस्य संगठन के तुरुप के पत्ते बनने के लिए पर्याप्त था। हालांकि ये आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि कांस्य संगठनों के मामले में वैलिएंट हॉट, रेस्टेड ब्लेड और अन्य 2 संगठन सबसे निचले पायदान पर थे। उनकी तुलना मिल्की वे गिल्ड से बिल्कुल नहीं की जा सकती थी, जो कांस्य संगठनों के शिखर पर था और जिसका मुखिया लगभग 6ठे आयाम का अस्तित्व था। अब ये जानकर कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों प्रमुख खामोश हो गए। एक टियर 3 विशेषज्ञ को सिर्फ 2 बार में मार गिराया गया था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि लियोनेल पहले से ही उनके संगठनों को अकेले ही मिटा देने की क्षमता रखता था? जंग लगे ब्लेड का सिर एक कदम पीछे हटा, धीरे धीरे अपनी 4 मीटर लंबी विशाल तलवार से संपर्क साध रहा था। जिंदगी में पहली बार उसे अपने हथियार के विशाल होने का पछतावा हुआ। उसे अपनी हथेली में आने में इतना समय क्यों लग रहा था? धुंधले जंगल के खामोश मुखिया ने अपनी आभा छोड़ी, जिससे उसके जूते बिखरकर चमड़े और कपड़े के टुकड़े बन गए। उसके पैर की उंगलियां पहाड़ी दर्रे की मिट्टी में धंस गईं। लकड़ी की मौलिक शक्ति का एक मजबूत उभार चारों ओर फैल गया, जबकि उसने अपनी नसों को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखा। ओह, टियर 4। हैरानी की बात है कि धुंधले जंगल का मुखिया पहले से ही एक रहस्यमयी बुजुर्ग के स्तर पर था। जाहिर है उसने अब तक इस कार्ड को अपने पास रखा था क्योंकि जंग लगे ब्लेड का मुखिया भी स्तब्ध था। बेशक ऐसा नहीं था कि लियोनेल पहले इस राज का पता नहीं लगा सकता था, बल्कि बात यह थी कि अभी तक इसका कोई मतलब ही नहीं था। कौन जाने, शायद तीसरे और चौथे स्तर के बीच का अंतर इतना बड़ा हो कि ये दिलचस्प हो जाए। यदि आप यह अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि वे पहले ही पृथ्वी पर लौट चुके हैं। लियोनेल ने पलकें झपकाईं जब वह हमेशा चुप रहने वाला बूढ़ा आदमी बोला। क्या वह उसे हार मानने पर मजबूर कर रहा था? कितना धूर्त बूढ़ा आदमी था। अगर वह अभी चला गया तो वैलिएंट हॉट पर अभी भी गद्दार का ठप्पा लग जाएगा और इससे उसे गिराना और भी आसान हो जाएगा। लगता है मिस्टी वुड्स के मुखिया को लगा होगा कि लियोनेल अपने दोस्तों के लिए चिंतित है, इसलिए उसने ये जोखिम उठाया। हकीकत ये थी कि लियोनेल को पहले से ही पता था कि उसके भाई पृथ्वी पर लौट आए हैं। इससे बेहतर समय और क्या हो सकता था? अब तक पृथ्वी को 5वें आयाम में प्रवेश कर जाना चाहिए था। इसकी गति वाकई कई लोगों के लिए चौंकाने वाली थी। लियोनेल ने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलो लड़ते हैं। लियोनेल आगे की ओर बढ़ा, उसकी आकृति अपने पीछे कुछ छवियां छोड़ती हुई चली गई। उसी क्षण जमीन से पेड़ों की जड़ों की एक सुनामी सी उभर आई, जिससे लियोनेल की भौहें तन गईं। इस कदम की ताकत कम नहीं थी। चारों ओर से जंगल से घिरे होने के कारण ऐसा लग रहा था कि मिस्टी वुड्स का मुखिया कोई आसान शिकार नहीं था। जंग लगे ब्लेड के मुखिया को आखिरकार अपना ब्लेड हाथ में आ गया, उसकी आभा निखर उठी। उसकी निगाहें लियोनेल पर टिक गईं, उसका मन जानलेवा विचारों और इरादों से भर गया, जैसे ही सार्वभौमिक शक्ति उसके चारों ओर बनने लगी। लियोनेल ने अचानक खुद को घने पेड़ों, जड़ों और शाखाओं के एक मौत के जाल में दौड़ते हुए पाया। कभी कभी वह सीधा खड़ा होता, लेकिन अक्सर वह खुद को अगले जाल से बचने के लिए बगल में और उल्टा दौड़ते हुए पाता। लियोनेल को जल्द ही एहसास हो गया कि मिस्टी वुड्स के मुखिया का लक्ष्य उसे तुरंत मारना नहीं था। वह युद्ध के मैदान को अपने लिए जितना हो सके उतना फायदेमंद बनाने के लिए इलाके को बदल रहा था। ये स्पष्ट था कि कर्कश वृद्ध महिला और जंग लगे ब्लेड के सिर की तुलना में ये बूढ़ा आदमी जानता था कि अपने दिमाग का उपयोग कैसे करना है। धुंधले जंगल के मुखिया ने गहरी सांस ली, जैसे ही छाल के रेशे उसे सिर से पांव तक ढकने लगे। जैसे जैसे उसकी ताकत और गति बढ़ती गई, उससे एक प्राचीन मुरझाई हुई आभा फूटने लगी।
उन्होंने अपनी हथेलियां सामने की ओर उठाई और उन्हें आकाश की ओर मोड़ दिया तथा उन्हें 45 डिग्री के कोण पर इस प्रकार मोड़ा कि ऐसा लगे कि उन्होंने एक बड़ी पुस्तक पकड़ी हुई है जिसके पृष्ठ उनके सिर के आकार से दोगुने थे। उस पल लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने वातावरण में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया। आज वह दिन था जब उसे आयामी छंद के अपने पहले धर्म से मिलना था। ये निश्चित रूप से अच्छा समय नहीं होने वाला था। हे सदाबहार देवी, मेरी पुकार सुनो। समय। लियोनेल ने पहले कभी एक ऐसी ऊर्जा महसूस नहीं की थी जो हवा में व्याप्त थी। अगर उसे इसका वर्णन करना होता तो वह कहता कि ऐसा लगा जैसे विश्व शक्ति और सार्वभौमिक शक्ति मिलकर एक बिल्कुल नई शक्ति बन गई हो, जिसने उसके सामने खड़े इस मुखिया को, जिससे निपटना पहले से ही थोड़ा मुश्किल होने वाला था, अचानक और भी ज्यादा ताकत दे दी। लियोनेल के वर्तमान स्तर की समस्या ये थी कि उसने अभी तक 5वें आयाम की ऐसी तकनीकें नहीं बनाई या सीखी थी जो उसकी कच्ची ताकत को बढ़ा सकें। इसका एकमात्र अपवाद स्टार फ्यूजन था, लेकिन वह इस लड़ाई में अपना तुरुप का पत्ता नहीं निकाल पाया, है ना? अब जब हेड अचानक अपनी पूरी ताकत लगा देगा और लियोनेल का खतरा महसूस करेगा, तो यह वास्तव में परेशानी भरा होगा। उसी क्षण लियोनेल के चारों ओर लकड़ी की लताओं की अनगिनत परतें अचानक ऊपर उठकर एक में विलीन होने लगीं। वह अजीब सी शक्ति एक तूफान में बदल गई, यहाँ तक कि लियोनेल के आभामंडल को भी इस हद तक दबा दिया कि वह अपनी आंखें सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक क्षण में लियोनेल पेड़ों की जड़ों से बने एक बाधा पथ पर कूद रहा था। अगले ही क्षण लकड़ी से बने एक बड़े ताड़ के पेड़ ने अचानक आकाश को ढक लिया। यह ताड़ के पेड़ से लेकर उसकी नोक तक 10 मीटर ऊंचा था और अनगिनत एक दूसरे पर चढ़ी हुई लताओं से बना था। इसके नीचे की ओर झूलने की गति से ही ऐसा लग रहा था मानो लियोनेल के आसपास की हवा जम रही हो और उसकी कर्कश सीटी और कराह कानों को खटक रही हो। देखने वाले को ऐसा लग रहा था कि जैसे ही ताड़ का पेड़ गिरेगा, उसके नीचे की हर चीज नष्ट हो जाएगी। लेकिन लियोनेल के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी शक्ति पर इस तरह प्रतिबंध लग गया था मानो वह अचानक किसी उच्चतर आयाम की दुनिया में कदम रख चुका हो। यहां तक कि उसकी स्थानिक शक्ति भी उसे वहां से हटने नहीं देना चाहती थी। लियोनेल को झटका कैसे नहीं लगता? उसने पहले कभी ऐसी किसी शक्ति के बारे में नहीं सुना था और उसने यह उम्मीद भी नहीं की थी कि मिस्टी वुड्स के मुखिया जैसे किसी व्यक्ति की उस तक पहुंच होगी। मुखिया अपनी हथेलियां फैलाए हुए है, उसका चेहरा भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी देवी का आलिंगन महसूस हो रहा हो, मानो वह अपने माथे पर उसके होठों का स्पर्श महसूस कर रहा हो। उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। लियोनेल ने पाया कि उसके टखने बंधे हुए हैं और उसका लकड़ी का भाला उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ये स्पष्ट था कि उसका भाला लियोनेल की बजाय अपने आसपास की लकड़ी की मौलिक शक्ति की पुकार सुनना ज्यादा पसंद कर रहा था। 4 पत्ती तिपतिया घास 4 RABET 4 पत्ती तिपतिया घास। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया। उसे लग रहा था कि अगर वह मेरी होती तो 7वें आयाम का वुड एलिमेंटल फोर्स का इस्तेमाल करने वाला भी अपनी तलवार से ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करवा पाता। लियोनेल का भाला इससे ज्यादा आम नहीं हो सकता था। एक साधारण चाकू से वह आसानी से उसे कहीं बेहतर तराश सकता था। लेकिन लियोनेल को अब भी यही लग रहा था कि यह सच है। हो सकता है कि यह मेरे स्पीयर फोर्स के इस्तेमाल के तरीके में हो। क्या यह सिर्फ धार लगाने के लिए एक ब्लेड है, या उससे भी ज्यादा? अगर यह सिर्फ एक ब्लेड है तो अलग अलग हथियार फोर्स में क्या फर्क होगा? क्या वे सब एक जैसे नहीं होंगे? लियोनेल को लगा जैसे उसने किसी चीज को पकड़ लिया हो। उसके स्वप्नलोक में चिंगारी उठने लगी, लेकिन खासकर यह था कि ये चिंगारी उसके भाला बल, उसकी जादुई कला और मिस्टी वुड्स के मुखिया की अजीबोगरीब शक्ति को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। इन्हें आखिर क्या जोड़ सकता है? ये देखकर कि लियोनेल वास्तव में युद्ध में अनुपस्थित था, वैलिएंट हॉट के लोग घबरा गए। इस समय तक हथेली लियोनेल के सिर से सिर्फ 5 मीटर ऊपर थी। कोण के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि वह पहले ही उसकी चपेट में आ चुका था। अब भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। दबाव के कारण लियोनेल के कपड़े बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे, उसके बल मानो सिर से उड़ने को तैयार थे। इस समय अपनी आंखें खुली रखना भी मुश्किल काम था क्योंकि तूफानी हवाएं बेखौफ होकर चल रही थीं। लियोनेल ने आखिरकार ऊपर देखा, उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। एक पल के लिए उसके आसपास की हवाएं मानो शांत हो गईं, मानो उसकी मौजूदगी में वे हिल ही नहीं पा रही थीं। उल्कापिंड प्रभाव। लियोनेल ने ऊपर की ओर एक सरल भेदी प्रहार किया, जिसकी छवि कई बार उभरी। जैसे ही उसके भाले का ब्लेड लकड़ी के तार से टकराया, दुनिया एक पल के लिए शांत हो गई और फिर सब कुछ ध्वस्त हो गया। टकराना।
आग की लपटों का एक तूफान लाल शंकु की तरह हवा में उछला। उसने हथेली में इतना बड़ा छेद कर दिया कि जब बाकी हिस्सा नीचे गिरा तो लियोनेल की आकृति बिल्कुल सुरक्षित रही। लियोनेल की अग्नि तत्व शक्ति का अचानक विस्फोट इतना जबरदस्त था कि हवा में मौजूद सारा जलवाष्प पल भर में गायब हो गया। तापमान आसमान छूने लगा, हवा शुष्क हो गई और आसपास के लोगों की त्वचा फटने और लाल होने लगी। आग की लपटें मिस्टी वुड्स के हेड की तकनीक को चाट रही थीं, जिससे उसके साथ पेड़ों के पूरे जंगल के जलने का खतरा पैदा हो गया था। उसी समय जंग लगे ब्लेड का सिर लियोनेल के सामने प्रकट हुआ। उसका 4 मीटर लंबा ब्लेड आसमान से उतर रहा था, जिसका उद्देश्य अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करना था। अपने नाम में ब्लेड होने के बावजूद रिस्टेड ब्लेड के सभी पुरुष और महिलाएं कुंद हथियारों का इस्तेमाल करते थे। उनका मंत्र शक्ति पर केंद्रित था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि जंग उनकी धार को कुंद कर दे, उनकी ताकत ही सर्वोपरि थी। हेड युद्ध का अनुभवी था। उसने अपनी चाल चलने के लिए उस क्षण को चुना था जब लियोनेल ने एक विनाशकारी हमला किया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि लियोनेल इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली हमला नहीं कर पाएगा। उसकी इस कार्रवाई से मिस्टी वुड्स हेड को फिर से संगठित होकर और भी शक्तिशाली हमला करने का मौका मिल जाएगा। बदकिस्मती से उसे यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि लियोनेल उल्कापिंड प्रभाव को अपनी युद्ध शैली का एक आधारभूत कौशल मानता था। मतलब यह उसकी सबसे कम मेहनत वाली तकनीक थी और वह इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता था। एक जबरदस्त हमला, हाँ शायद उस पर, लेकिन लियोनेल पर। लुप्त ब्लेड। लियोनेल ने खाली हवा में भाला फेंका। इससे पहले कि मुखिया खुश हो पाता कि उसका अंदाजा सही था, उसके माथे पर एक तेज दर्द उठा। ठीक इसी तरह इससे पहले कि वह अपने और लियोनेल के बीच की अंतिम 100 मीटर की दूरी को पार कर पाता, और इससे पहले कि वह सभी शाखाओं और जड़ों के बीच से लियोनेल के चेहरे को स्पष्ट रूप से देख पाता, उसकी जान चली गई। हालांकि लियोनेल अपना सिर हिला रहा था। वह इस लड़ाई में तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे पहले ही मजबूर किया जा चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी बहुत आगे जाना है। जंग लगे ब्लेड के मुखिया के बलिदान ने कुछ तो किया था, हालांकि इससे उसे ज्यादा समय तो नहीं मिला, लेकिन उस शांत बूढ़े आदमी को बस थोड़ी सी सांस लेने की जगह की जरूरत थी। उसकी आभा को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया गया और लियोनेल की ज्वाला एक ही सांस में बुझ गई।